नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स पर। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहले हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में और डिटेल में। फिर इसके बाद इस टॉपिक पर पूछे गए सभी क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमेशा आपके ध्यान में रहेंगी और ये क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको देखिए। पहले एक बार इस पूरे प्रियम्बल को आपको पढ़ के बताते हैं, फिर इसकी विशेषताएं क्या है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यह है क्या, प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसमें ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। पहले क्या था, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता था। अब यहां पर राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो एकता की जगह पर एकता और अखंडता जोड़ दिया गया। और ये दो नए शब्द, पहले क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था, उसकी जगह क्या हो गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हो गया। ठीक है, तो ये तीन वर्ड आपसे पूछता है कि कौन से तीन शब्द इसमें जोड़े गए, तो वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष को ही आप धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछता है कि हमारे उद्देशिका में, संविधान के प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है। तो न्याय जो है तीन तरह का है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो कुल तीन तरीके का न्याय है। ठीक है, कितने तरीके का, तीन। और आपसे पूछा है कि कितने तरीके की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कुल 5 प्रकार की है। हमारे संविधान में अगर आप देखोगे तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी, पहली है ये आपकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता आपकी हो गई 5। समानता 2 तरीके की है, पहली प्रतिष्ठा की और दूसरी अवसर की समानता है। इस प्रस्तावना में जो शुरुआत है वो कहाँ से है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका अर्थात ये है कि भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया है, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर ही इसको लागू किया गया। तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, तो उसका आंसर होगा भारत के लोगों के पास। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में यानी विदेशी मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। ये इसका किसका मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। इनरी बेरुवारी 1960 का जो मुकदमा था, इनरी बेरुवारी वर्सेस संघ का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था इस वाले केस में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। फिर भी जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होगी या अस्पष्ट होगी, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस केस में या कब उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, तो उसका ये जवाब होगा इनरी बेरुवारी वर्सेस संघ केस है 1960 का। ठीक, इसके बाद 13 साल बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में 1973 में ये जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल दिया, अपना ही मत बदल दिया और उसने यह माना कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। क्या है, संविधान का एक अभिन्न अंग है। और उसके साथ ही साथ उसने कुछ और चीज़ें कही। उसने ये कहा कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है।
किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मूलभूत ढांचा, ये वर्ड कहाँ पर यूज हुआ, कब यूज हुआ, तो आप बता सकते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ये कॉन्सेप्ट आया, किसका, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। यह कथन कहाँ का है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का। न्याय योग्य नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने यह कहा कि संविधान जो हमारी उद्देशिका है यह संविधान की मूल आत्मा है। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने किसको संविधान की मूल आत्मा कहा था, तो इन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। यहीं पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा है, जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने किसको संविधान की मूल आत्मा कहा है, हमारे प्रियम्बल को, उद्देशिका या प्रस्तावना को। और के एम मुंशी जी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनुपत्री कहा है। तो ये कुछ सेंटेंस है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए फिर वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना से रिलेटेड हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेट पीएससीज के लिए, यूपीएससी के लिए, सभी के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको ये पूरी उद्देशिका, पूरी प्रस्तावना लिख दी गई है, बीच में यहाँ पर कुछ मिसिंग है, आपसे पूछ रहा है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, जो यहाँ पर गायब है वो क्या है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आज के बाद यहाँ पर डेट मिसिंग है। वो डेट कौन सी है, तो अभी हमने आपको बताया वो डेट कौन सी थी, 26 नवंबर 1949। क्लियर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आप देख लो, ऑप्शन बी, और इसका एक्स की जगह पर क्या आएगा, 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो आपको यह बताना है इसमें से क्या सही है क्या गलत है। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र या गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बिल्कुल, अगर आपको प्रस्तावना ध्यान में नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। देखिए, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही होता है, ये हमने आपको बताया, और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसका मतलब कि 26 जनवरी 1950 को ये ऑप्शन तो नहीं था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ये जोड़े गए थे उस समय, तो ये भी नहीं, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं ऑप्शन ए और सी की, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था या फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो सही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, और ये आपको इसके डिटेल्स दी गए हैं। क्या है, इस समय भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो IAS 2021 में पूछा गया। तो वापस से वहीं जाएंगे, पंथनिरपेक्ष समाजवादी जहाँ जहाँ पर होगा वो ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों कब जुड़े हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। बात हो रही है 1950 की। लोकतंत्रात्मक गणराज्य केवल था, ये भी गलत है। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान की जो वास्तविक स्थिति थी वो ये थी प्रस्तावना के अनुसार। क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, उद्देशिका में। किसमें प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका में। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और इसकी डिटेलिंग भी देख लीजिए। व्याख्या में क्या है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था, इनरी बेरुबारी 1960 के केस में। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित और संशोधित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
अब ये क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मतलब आपको ये बताना है कि कितने प्रकार के न्याय, तो हमने आपको बताया था न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। तो अब आप देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो 3 और 5 से स्टार्ट होता है। तो पहला ही ऑप्शन है, जिसमें अगर आपको पता रहता तो आप तुरंत इसको टिक करते। न्याय 3 तरह का, स्वतंत्रता 5 तरह की, समानता 2 तरीके की, और भ्रातृत्व क्या है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व जिसको आप कहते हो, वो कितने तरीके का, 1 तरीके का। ये हमारे प्रस्तावना में है। आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है ए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भाईचारा, बंधुत्व या भ्रातृत्व, इसका उल्लेख है। ये क्वेश्चन है जो 40th बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो पहली चीज़ तो इसमें जो ये शब्द यूज हुआ है जनवादी, यहाँ पर भी देखिए जनवादी, 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 ये वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं उल्लिखित है। ये चाइना के संविधान में वर्णित है। तो इस तरीके से इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। रही बात बाकियों की, तो आप इसको देख लीजिए कि सार्वभौम सत्ता संपन्न का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी एज इट इज है। धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस प्रश्न का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बारे में ये देख लीजिए, इसकी व्याख्या है ये। आगे चलते हैं। देखिए कैसे स्टेट पीएससीज जो है कि क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके आपसे पूछते हैं फैक्ट्स को। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए। एक, सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सार्वभौम का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। फिर क्या है, एक सार्वभौम यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बात अगर हम करें तो इनमें से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। प्रजातांत्रिक गणतंत्र का मतलब हो गया कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहां पर इन दोनों को अलग अलग कॉमा करके दिया गया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लीजिए इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन सी, और ये इसका डिटेल्स है। एक्चुअल में जो है वो क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इसकी जगह पर आपको दिया है एक सार्वभौम। तो सार्वभौम का मतलब चलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी हो गया। अब एक्चुअल में क्या है, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, न कि प्रजातांत्रिक। तो अगर आप कायदे से देखोगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि मोस्ट सुटेबल आंसर की, तो मोस्ट सुटेबल आंसर आपका ये सी हो गया। क्वेश्चन है, ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो आप ये बताइए कि आपके संविधान में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौमिक। तो सी से शुरू होना चाहिए। 3 ऑप्शन है जो सी से शुरू हो रहे हैं, ये तो कट गया। फिर सार्वभौमिक के बाद यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद अगला वर्ड आता है समाजवादी, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यानी सी के बाद ए फिर डी। तो सी ए डी कोई ऑप्शन है नहीं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट। आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो राइट आंसर इज ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। संप्रभुता बिल्कुल गलत, व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल गलत, निजता बिल्कुल गलत। सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए। तो सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन। मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। अब इसकी व्याख्या देखना चाहें, सॉरी आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। और इसका डिटेल आंसर यही हुआ कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इतनी बार क्वेश्चन में ये सारी चीजें फैक्ट्स आएंगे कि आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। कौन सा शब्द 1975 में वह संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो तीनों शब्द जोड़े गए हैं वो 1976 में जोड़े गए हैं। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था, बंधुता नहीं, समानता नहीं, संप्रभु नहीं, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 1975 में कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अखंडता। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी, अखंडता ही आएगा, व्याख्या वही है।
कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये 75 की बात है तो 75 में ये तीनों नहीं थे। ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवाद बिल्कुल जोड़ा गया, ग्राम स्वराज नहीं, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न में क्या दिया है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज़ कही थी। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है, बस कंडीशन यह है कि हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यह भी किस केस में आया था? बिल्कुल सही, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में। आगे चलते हैं। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कौन? संविधान की उद्देशिका। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आपका कौन सा है? ऑप्शन बी में है। तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए कौन सा सही आंसर है, इसका ऑप्शन बी है। प्रश्न की व्याख्या देखोगे तो इसमें क्या है? पंडित नेहरू ने कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव को अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनाया गया था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। फिर भी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के उद्देश्य का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े भी गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का प्रयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता। करेक्ट। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है? बिल्कुल गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर देख लो आप, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया कब? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर हो गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें यह समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों नहीं थे। 1, 2, 3 पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि ये तीनों शब्द उस समय सम्मिलित नहीं थे। ये तीनों कब आए? 1976 में। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देख लो कितनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी करेक्ट है। अवसर की समानता, करेक्ट है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। तो अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर बताइए। चारों सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी, इसका डिटेल्स देख लीजिए, डिटेल्स भी यही मिलेगा आपको। क्या है? संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना, आमुख मतलब प्रस्तावना। तो अब आप देखो, आपको 3 शब्द मिल गए, प्रस्तावना, उद्देशिका या आमुख। तो इसका लक्ष्य क्या है ये आप देख लो, उसके समस्त नागरिकों को 3 तरीके का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 तरीके की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, डिग्निटी, गरिमा क्या है? सुनिश्चित करना है। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है और दूसरा उसका कारण है। देखते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है ये।
पहले क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको परिवर्तित करके क्या किया गया कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है। अब आगे ऑप्शंस देखते हैं। 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आप देख लो ऑप्शन ए करेक्ट है। वही फिर से प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो राइट आंसर कहां से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे शुरू होती है? कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से स्टार्ट होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है, इससे यही स्पष्ट होता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? तो ये बिल्कुल सही बात है, ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके नाम से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता के नाम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। यह प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का सही मतलब है ऑप्शन डी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आंसर ऑप्शन डी। क्या है? भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है, मतलब कि सभी धर्मों को समान आश्रय दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघीय। देख लीजिए ऑप्शन डी, संघीय। संविधान की प्रस्तावना में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है? शामिल जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता। संघीय यानी फेडरल शब्द प्रस्तावना में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 1 में संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और उससे पहले कहीं नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें लोक कल्याण शब्द ऐसा है जो नहीं है, बाकी ये तीनों शब्द हैं। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अब आप इसमें से देखो, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की है, विश्वास की है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यहाँ पर स्वतंत्रता पूछ रहा है तो स्वतंत्रता में ये नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये कि कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये करेक्ट है। उक्त शब्द 1977 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल गलत। उक्त शब्द 1985 संशोधन में जोड़े गए, बिल्कुल गलत। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब ये शब्द जो है इसमें संविधान के भाग नहीं थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लो, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान का अंग नहीं थे। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 2 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को जोड़े गए। यानी कि ये किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। उसकी कौन सी धारा? उसकी धारा 2 के द्वारा जोड़े गए। ये कब जोड़े गए? ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइडेड थी, लेकिन ये कब से इफेक्ट में आया? ये 3 जनवरी 1977 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर क्या है? उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्र यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका यानी बिल्डिंग है। और हमारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का आंसर क्या दिया हुआ था? प्रियम्बल यानी उद्देशिका को ही माना है। जबकि आपको हमने पहले ही बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में इस प्रश्न को पूछा जाएगा तब उसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका मतलब यह है, अगर ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो ये आप बोलेंगे ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग या कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर आपको देना है उद्देशिका। ये मूल पॉइंट्स हैं, मुख्य बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, इसीलिए हमने आपको इसको पहले लिख के बता दिया था, जिससे आप क्वेश्चन करते समय ये गलती ना करें। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी। ठीक है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। यह प्रश्न है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज इन्होंने कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो कई बार अगर ये भी पूछ ले, समितियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी बीच में आ गया है तो आप इसको ध्यान में रखें। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया ना कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो हमने पहले ही बताया था कि बेरूबारी वर्सेस संघ, कब? 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका या अमुक है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आप देख लो क्या कहा है, बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसी केस में मूलभूत ढांचे का भी जिक्र किया था। ये एक प्रश्न बहुत जरूरी है, इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताना भूल गया था, अब आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आपको पता है कि ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। उसके बाद एक और केस हुआ था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये हुआ था 1994 में, इसका फैसला आया था और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर से इस बात को माना था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो चलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बिल्कुल गलत जवाब। बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, गलत जवाब। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसका सही आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो आप देख लीजिए कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था और यह कहा गया था कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो इसका मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोनों केसेस क्लियर हो गए, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया क्या कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये है 1973 और ये है 1994। ठीक है। इसमें एक और चीज़ मान लिया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, ये इस वाले केस में है। इस वाले केस में एक और चीज़ क्या माना था कि मूलभूत ढांचा को मेंटेन रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन यानी संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछा गया है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर इसमें देखिए, बेरूबारी नहीं माना था, पीवी पर्स इससे है नहीं, ए.के. गोपालन इससे है नहीं, केशवानंद भारती विवाद है जो इस मैटर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी और इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। ये क्या है, 1973 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में यह कहा गया कि हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, वो कौन कौन से हैं? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ये करेक्ट है। इन तीनों में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, संविधान के पाठ में कहीं नहीं, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपीज में और मौलिक कर्तव्यों, इन तीनों में प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों और उद्देश्यों की जो है वो उसकी पूरी व्याख्या की गई है। तो सही आंसर सी होना चाहिए, बिल्कुल सही, सी है भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो वह है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से क्वेश्चन आ गया कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ऑप्शन बी होगा। और वो न्याय कौन कौन से हैं? जो 3 प्रकार के न्याय हैं वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब ये कि आर्थिक में ये कहा गया कि भैया ऐसा नहीं कि आप अमीर हो तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, आपके पास पैसे कम है तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि राजनीतिक अधिकार का क्या हो गया कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार का मतलब हो गया कि हर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में जाने का अधिकार होगा। मतलब कि जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो चाहे वो प्रेसिडेंट बन सकता है, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, ये सोच करके बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये व्याख्या इसकी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका, 4 ऑप्शन है। क्या है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2020 में आया था। अगर आप इसमें से देखोगे तो मोस्ट सुटेबल आंसर है ऑप्शन डी, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, फिर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ये दोनों ऑप्शन में लगभग सिमिलरिटी है। इसमें थोड़ा सा ये डिटेल्ड में दिया है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, तो ये थोड़ा सा करेक्ट सुटेबल आंसर है। अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो ए करेक्ट होता, लेकिन डी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देख लीजिए ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इनरी वेरुवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए यह निर्णय दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख, आमुख यानी प्रस्तावना, न्यायालय में लागू नहीं होता, सही है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, करेक्ट है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी सही है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी करेक्ट है। यानी इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है। अब देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन की थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि इसके चारों सही हैं, तो राइट आंसर होना चाहिए 1 2 3 और 4। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों हों, तो इसलिए भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर कहना थोड़ा वो है। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका यानी प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए कोई भी विकल्प इसका सही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उस विकल्प को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ज़्यादातर ऑप्शन
अवेलेबल हों। इसके हिसाब से ऑप्शन सी और डी ऐसा है जिसमें 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखो तो सी और डी, इसके लिए या तो सी और डी दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। गलत। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, क्योंकि समानता की बात की गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। सामाजिक समानता, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये करेक्ट आंसर है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आप इसकी व्याख्या देख लो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर आप इसकी बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का जो अधिकार है उसके विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये इसका सही ऑप्शन है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय डीआरएस मैथ्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।